हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है डब्ल्यूएचओ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, जिसके अंदर हम ड्यूरिंग सर्जरी हमें कौन कौन सी सेफ्टी चेकलिस्ट को फॉलो करना पड़ता है उसको हम डिटेल में समझेंगे। जिसके अंदर हम इसके साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट फेज को डिटेल के अंदर समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, इंट्रोडक्शन टू डब्ल्यूएचओ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। तो ये क्या होती है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो इसका पर्पस होता है पेशेंट की सेफ्टी को इन्हेंस करना, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करना। दूसरा, इसको डेवलप किया था डब्ल्यूएचओ ने, किसके अंडर में, सेफ सर्जरी सेफ लाइफ इनिशिएटिव्स के अंडर में इसको डेवलप किया था, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए पेशेंट को ड्यूरिंग सर्जरी। देन उसके बाद में फोकस करता है, ये प्रमोट करता है टीम वर्क को, कम्युनिकेशन को, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को, ताकि पेशेंट के सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए, ना सर्जरी से पहले ना सर्जरी के बाद में। देन उसके बाद में देखते हैं कंपोनेंट ऑफ डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट के अंदर, उसको समझते हैं। तो इसके अंदर पहला है प्री ऑपरेटिव या फिर साइन इन फेज बोलते हैं इसको। इसके अंदर हम वेरीफाई करते हैं पेशेंट को, उसकी रेडीनेस को और प्रोसीजर डिटेल के बारे में। ओके। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया। तो साइन इन फेज के अंदर ही हमारी जो चेकलिस्ट चेक करने के बाद में हम क्या करते हैं, एनेस्थीसिया को एडमिनिस्टर करते हैं सभी साइन इन चेक्स के बाद में। देन उसके बाद में इंट्राऑपरेटिव, जिसको हम टाइम आउट फेज बोलते हैं। इसके अंदर हम टीम की अलाइनमेंट को और पेशेंट की सेफ्टी को देखते हैं इंसिजन देने से पहले। ओके। देन उसके बाद में ड्यूरिंग प्रोसीजर, तो इंट्राऑपरेटिव के अंदर ही टाइम आउट फेज को, टाइम आउट जो फेज है उसके अंदर सारी की सारी चेकलिस्ट को फॉलो करने के बाद में हम क्या करते हैं, प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सर्जन क्या करता है, स्किन के ऊपर इंसिजन लगा देता है। ठीक है। देन दूसरा है पोस्ट ऑपरेटिव, जिसको हम साइन आउट फेज बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सर्जरी के बाद में इंस्ट्रूमेंट काउंट करते हैं, स्पेसिमेन हैंडलिंग करते हैं और रिकवरी प्लान बनाते हैं। देन ट्रांसफ़र टू रिकवरी, तो ऑपरेशन होने के बाद में जब पेशेंट को हम ट्रांसफ़र करते हैं ओटी रूम से हमारे पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट के अंदर, जिसमें हम फोकस करते हैं कम्युनिकेशन पे, मॉनिटरिंग पे और डॉक्यूमेंटेशन पे। इसके अलावा कुछ एडिशनल सेटिंग्स भी होती हैं जिसमें हम इमरजेंसी रेडीनेस कर सकते हैं और इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट होंगे डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट के अंदर। इसमें जो मेन होंगे वो हमारे तीन ही हैं, जिसमें साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट फेज होते हैं। और उसके अंदर भी हम साइन इन के अंदर हम एनेस्थीसिया देते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव या फिर टाइम आउट के अंदर हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव के बाद में हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं पाको रूम में या फिर पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर। और कुछ एडिशनल एस्पेक्ट का भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम कोई इमरजेंसी सिचुएशन को मैनेज करना हो या फिर इन्फेक्शन को कंट्रोल करना हो, वो सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे कंपोनेंट थे डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं गोल। क्या गोल होता है डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट का, स्टैंडर्डाइज करना सर्जिकल केयर को और मिनिमाइज करना कॉम्प्लिकेशंस को ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी सर्जिकल केयर हो रही है उसको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना। उसके अलावा कोई भी कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं हमारे कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर, उसको कम करना। तो ये गोल होता है डब्ल्यूएचओ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे कि एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर किस तरीके से परफॉर्म होता है, उसके फ्लो को समझेंगे डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं प्री ऑपरेटिव फेज, जिसको हम साइन इन फेज बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया। थर्ड हमारे पास में इंट्रा ऑपरेटिव फेज होता है, जिसको हम टाइम आउट फेज बोलते हैं। फोर्थ हमारे पास में ड्यूरिंग द प्रोसीजर। फिफ्थ हमारे पास में होता है पोस्ट ऑपरेटिव फेज, जिसको हम साइन आउट फेज बोलते हैं। देन 6 नंबर पे ट्रांसफ़र टू रिकवरी रूम हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास में एडिशनल कंसिडरेशंस आ जाएंगी। तो कुछ इस सीक्वेंस में हमारा फ्लो चलेगा ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब पेशेंट का ऑपरेट हो रहा होता है। अब प्री ऑपरेटिव फेज जो है साइन इन फेज, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम पेशेंट की वेरिफिकेशन करते हैं, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करते हैं और उसके अलावा असेसमेंट चेकलिस्ट चेक करते हैं। देन एनेस्थीसिया प्रिपरेशन करते हैं। तो प्री ऑपरेटिव फेज, जिसको हम साइन इन फेज बोलते हैं, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, वो कुछ ये चीज़ें होती हैं एनेस्थीसिया देने से पहले। तो एनेस्थीसिया देने से पहले पेशेंट को वेरीफाई करना, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट चेकलिस्ट जो है उसको चेक करना, प्री एनेस्थीसिया प्रिपरेशंस करना। अब ये सब चीज़ें हो जाने के बाद में हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया देते हैं हम पेशेंट को। अब एनेस्थीसिया देने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं, वो टाइमिंग उसको देखते हैं। देन उसके बाद में टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया, कौन से टाइप का एनेस्थीसिया हमें पेशेंट को देना है। देन स्टेप्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से स्टेप्स होंगे एनेस्थीसिया देने के लिए। देन वाइटल मॉनिटरिंग, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया हम क्या करते हैं, वाइटल मॉनिटरिंग भी करते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर। देन उसके बाद में इंट्रा ऑपरेटिव फेज, तो एनेस्थीसिया देने के बाद में हमारा इंट्रा ऑपरेटिव फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम टाइम आउट फेज बोलते हैं। और इसके अंदर हम इंसिजन देने से पहले का काम करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, टीम की ब्रीफिंग करते हैं। दूसरा, पेशेंट की पोजीशनिंग करते हैं। तीसरा, स्किन को प्रिपेयर करते हैं और फोर्थ हमारे पास में ड्रैपिंग करते हैं पेशेंट को।
तो हम पेशेंट को इसमें इंसिजन नहीं दे रहे हैं, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, पेशेंट को इंसिजन के लिए रेडी कर रहे हैं ताकि पेशेंट के ऊपर हम सर्जरी परफॉर्म कर पाएँ। बट इंसिजन देने से पहले हमें कुछ ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो एनेस्थीसिया देने के बाद में हमें क्या करना है, टीम की ब्रीफिंग करनी है, जो सर्जिकल टीम है या स्क्रब टीम है उनकी वो ब्रीफिंग करेंगे अपना अपना। देन पेशेंट की पोजीशनिंग बनाएंगे एनेस्थीसिया देने के बाद में, स्किन को प्रिपेयर करेंगे जहाँ पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उसके बाद में ड्रैपिंग करेंगे जिसमें हम सर्जिकल साइट को एक्सपोज करेंगे और बाकी पूरे पेशेंट को कवर कर देंगे। तो ये टाइम आउट फेज़ होगा जिसमें हमें ये सब चीज़ों को मैनेज करना है। अब ये सब चीज़ें मैनेज होने के बाद में हम क्या करते हैं, प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसीजर हम क्या करते हैं, सर्जिकल साइट को वेरीफाई करते हैं, देन सर्जिकल इक्विपमेंट सेटअप करते हैं जिसमें हमें जो सर्जिकल इक्विपमेंट ट्रॉली है उसको प्रिपेयर करना होता है। देन एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, और उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये ड्यूरिंग सर्जरी हमारे ये काम हो जाएंगे। अब हम सर्जरी होने के बाद में हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव फेज जिसको हम साइन आउट फेज बोलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सर्जिकल साइट को क्लोज कर देते हैं। देन स्पेसिमेन हैंडलिंग, अगर कोई स्पेसिमेन निकलता है, अगर हमारे सर्जरी के टाइम पे कोई भी स्पेसिमेन निकलता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पेसिमेन की हैंडलिंग करते हैं। देन इंस्ट्रूमेंट को काउंट करते हैं। देन रिकवरी प्लान, तो हम पेशेंट का रिकवरी प्लान बनाते हैं ताकि वो पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में जा रहा है तो वहाँ पे उस पेशेंट को कौन कौन सी चीज़ों को मैनेज करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ या फिर टाइम आउट फेज़ के अंदर। ओके, अब ये सारी चीज़ें हम ऑपरेशन थिएटर में कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र टू रिकवरी। पेशेंट को ओपीडी रूम से पाको रूम में ट्रांसफ़र करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इसमें हम मॉनिटरिंग करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसफ़र। देन वूंड एंड ड्रेन, जो हमारा वूंड है जहाँ पे हमारा सर्जिकल साइट है उसको चेक करना, उसके अलावा जो भी ड्रेन है उसको चेक करना, पेशेंट का ट्रांसफ़र कैसे करना है वो देखना। हैंड ऑफ कम्युनिकेशन, जब पेशेंट को हम क्या करते हैं, हैंड ऑफ करते हैं पाको रूम के अंदर, तो उसके अंदर कौन सी किस तरीके से कम्युनिकेट करना है वो देखना। इसके अलावा कुछ एडिशनल कंसिडरेशंस को भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस हम देख सकते हैं, हाइपोथर्मिया प्रिवेंट कर सकते हैं पेशेंट के लिए, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि कम से कम इन्फेक्शन के चांसेस हों उस सर्जरी के अंदर। देन उसके बाद में स्पेशल नीड्स एंड एडेप्टेशंस, कोई भी स्पेसिफिक नीड होती है उस ऑपरेशन के टाइम पे और कुछ एडेप्टेशन की ज़रूरत होती है वो भी हम उस प्रोसीजर के टाइम पे कर सकते हैं। तो ये था हमारा WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, जिसके अंदर हमारे पास में मेनली 3 फेज़ ही होते हैं, साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। बट साइन इन के अंदर हमारी एक सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट होती है। हम यहाँ पे कोई एनेस्थीसिया देते नहीं है इस सेफ्टी चेकलिस्ट के अंदर, साइन इन फेज के अंदर हम जस्ट पेशेंट को रेडी करते हैं एनेस्थीसिया देने के लिए, ताकि एनेस्थीसिया देते टाइम पे उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। जिसमें हम पेशेंट को वेरीफाई करते हैं, प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट करते हैं, चेकलिस्ट देखते हैं और एनेस्थीसिया के लिए प्रिपेयर करते हैं पेशेंट को, फिर हम एनेस्थीसिया देते हैं उसके अंदर। तो साइन इन फेज में सिर्फ ये चीज़ें आएंगी और ये सब चीज़ें चेक करने के बाद में ही हम एनेस्थीसिया देते हैं। दूसरी हमारी जो चेकलिस्ट होती है उसके अंदर हमारी ये चीज़ें आएंगी, जिसमें टीम ब्रीफिंग हो जाएगा, पोजीशनिंग हो जाएगी, स्किन प्रिपेयर हो जाएगी और ड्रैपिंग हो जाएगा। और ये टाइम आउट फेज़ होता है, इसमें हम पेशेंट को इंसीजन नहीं देते हैं, हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं इंसीजन देने के लिए। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं इंसीजन देने के बाद में। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो हमारा प्रोसीजर है उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्जिकल साइट को वेरीफाई करते हैं, सर्जिकल ट्रॉली को प्रिपेयर करते हैं और वहाँ और उसके अलावा एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट करते हैं जब हमारा इंसिजन लग जाता है। तो ड्यूरिंग सर्जरी हम ये सारे काम करते हैं। सर्जरी होने के बाद में हम सर्जिकल साइट को क्लोज करते हैं, जो भी स्पेसिमेन आता है उसको हैंडल करते हैं, काउंट करते हैं इंस्ट्रूमेंट को ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, रिकवरी प्लान बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा टाइम साइन आउट फेज हो जाएगा, जिसके अंदर सर्जरी के बाद में हम ये सारी चीज़ें करेंगे। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं रिकवरी रूम के अंदर। और इसके अलावा कुछ एडिशनल कंसिडरेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है इस सर्जरी को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि पेशेंट को और कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो ये था WHO चेकलिस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसको डिटेल के अंदर बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, जिसके अंदर हम साइन इन प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट को देखेंगे। तो हमारा साइन इन फेज को अब हम डिटेल में देख रहे हैं। तो इसके अंदर हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम वेरीफाई करते हैं पेशेंट की आइडेंटिटी को, उसके रेडीनेस को और प्रोसीजर डिटेल के बारे में। पेशेंट कंफर्मेशन, इसमें पेशेंट को कैसे कंफर्म करते हैं, पेशेंट वेरिफिकेशन उसके मेडिकल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। दूसरा पेशेंट आइडेंटिफिकेशन बैंड का यूज़ करते हैं, जिसमें पेशेंट की आईडी उसके हाथ में लगी होती है, उसको हम चेक कर सकते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए। देन प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में हम क्या करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं पेशेंट की, जिसके अंदर हम उसकी एलर्जीज़ को देखते हैं, इलनेस को, मेडिकेशंस को और कोई प्रीवियस सर्जरीज हो रखी हैं उसको भी चेक करते हैं, ताकि ड्यूरिंग सर्जरी हमें कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस ना मिले, हमें पहले से ही पता हो कि पेशेंट के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस मिल सकती हैं ड्यूरिंग सर्जरी। देन फिजिकल एग्जाम्स,
कौन कौन से फिजिकल एग्जाम्स करवाने पड़ते हैं पेशेंट को साइन इन फेज के अंदर। हम चेक करते हैं उसके वाइटल साइन को, हार्ट लंग फंक्शन को और ओवरऑल उसकी बॉडी की कंडीशन को। देन डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो हम एनेस्थीसिया देने से पहले कुछ हम डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करते हैं। तो इसके अंदर पहला है ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम हीमोग्लोबिन, क्लॉटिंग फैक्टर और ऑर्गन फंक्शन के बारे में जान सकते हैं। इमेजिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई का यूज़ कर सकते हैं उसकी डिटेल्ड एनाटॉमी के लिए, जो कि हेल्प करेगा ड्यूरिंग सर्जरी सर्जन को देखने के लिए किस जगह पे हमें ऑपरेट करना है। देन ईसीजी, हम क्या करते हैं, ईसीजी का यूज़ करते हैं ताकि उसके हार्ट से रिलेटेड कोई भी रिस्क ना हो पेशेंट को और उसको मैनेज कर पाएँ। देन उसके बाद में न्यूट्रिशनल स्टेटस, हम इवेल्युएट करते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को पेशेंट के अंदर, ताकि जो रिकवरी है उसकी वो हम मैनेज कर पाएँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये करेंगे हम बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं उसके अंदर। थर्ड नंबर पे पेशेंट एजुकेशन, हम जो प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट है उसके अंदर हम पेशेंट को एजुकेट भी करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोसीजर डिटेल्स जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि तो जो प्रोसीजर है उसके स्टेप्स को एक्सप्लेन करना, उससे रिलेटेड जो भी रिस्क है उसको एक्सप्लेन करना और जो भी ऑपरेशन के बेनिफिट्स होंगे वो भी एक्सप्लेन करना। इसके अलावा प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं हम पेशेंट को, जैसे कि हमें उसे फास्टिंग के लिए बोलना पड़ता है, उसे अवॉइड करना पड़ता है फूड और ड्रिंक को 6 से 8 घंटे पहले सर्जरी से, ताकि एस्पिरेशन के चांसेस ना हो या फिर कोई भी अदर कॉम्प्लिकेशंस ना हो ड्यूरिंग सर्जरी। देन उसके बाद में मेडिकेशन एडजस्टमेंट, या पेशेंट जो है वो कोई भी पहले से कोई भी मेडिकेशंस ले रहा है उसको एडजस्ट करना, या तो हम उसको रोक सकते हैं या फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिक ड्रग्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेडिकेशन एडजस्टमेंट भी करते हैं ताकि ड्यूरिंग सर्जरी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए ब्लीडिंग से रिलेटेड। देन है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, तो ऑपरेशन के बाद भी किस तरीके से केयर प्लान होगा वो भी एक्सप्लेन करते हैं हम। उसमें पेन रिलीफ कैसे करेंगे, वुंड केयर और रिकवरी कैसे होगी, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। देन लास्ट में कंसेंट, तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद में, एक्सप्लेन करने के बाद में पूरा सर्जिकल प्रोसीजर हम क्या करते हैं, पेशेंट से रिटर्न कंसेंट लेते हैं जिसमें पेशेंट परमिशन देता है उस सर्जरी को करने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं असेसमेंट चेकलिस्ट। कौन कौन सी असेसमेंट चेकलिस्ट हमें फॉलो करनी पड़ती है। इसके अंदर पहला एलर्जीज, जिसके अंदर हम पेशेंट की एलर्जी को चेक करते हैं, अगर कोई है तो उस एलर्जी को किस तरीके से मैनेज करना है वो हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में एयरवे एंड एस्पिरेशन रिस्क, तो इसके अंदर हम देखते हैं उसके एयरवे को, डिफ़िकल्ट एयरवे को, और जो भी एस्पिरेशन के रिस्क हैं उसको भी मैनेज करते हैं। इसके अंदर अगर डिफ़िकल्ट एयरवे है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इंट्यूबेशन है उस डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के लिए जो भी हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो हम सारी चीज़ें रेडी रखते हैं, ताकि अगर डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन भी होती है तो भी हम उसको सही से इंट्यूबेट कर पाएँ। इसके बाद में ब्लड लॉस रिस्क, अगर हमें पता है कि ड्यूरिंग सर्जरी ब्लड लॉस होने वाला है तो उसको मैनेज करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ध्यान में रखते हैं पॉसिबिलिटीज़ को, जो भी लॉस होने वाला है ब्लड का ड्यूरिंग सर्जरी। तो उसके अंदर अगर अडल्ट्स हैं तो उसके अंदर अगर मोर देन 500 ml से ज़्यादा का लॉस होने वाला है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले से ही ब्लड को रेडी करके रखते हैं। अगर चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर मोर देन 7 ml पर kg ब्लड लॉस होने वाला है तब भी हम पहले से ही रेडी करके रखेंगे ब्लड को, एक्स्ट्रा ब्लड को। और उसके अलावा हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं 2 IV लाइंस को, 2 कैथेटर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे ब्लड देना है पेशेंट को, तो वहाँ पे उसके कैनुला के या फिर कैथेटर के ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, सेंट्रल लाइन भी डाल सकते हैं ताकि हम जो फ्लूइड्स हैं उसको ईजिली दे पाएँ। वहाँ पे हमें IV लाइंस या फिर IV कैथेटर के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े जब हमें ज़्यादा अमाउंट के अंदर फ्लूइड को देना पड़ता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, असेसमेंट चेकलिस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं एनेस्थीसिया प्रिपरेशन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एनेस्थीसिया को प्रिपेयर करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले एनेस्थीसिया मशीन, जिसका काम क्या होता है, एनेस्थेटिक गैसेस को और ऑक्सीजन को डिलीवर करना। दूसरा एंडोट्रेकियल ट्यूब, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं इंट्यूबेशन को और एयरवे पेटेंसी को, जिसके अंदर कप्ड और नॉन कप्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। देन लैरिंगोस्कोप, इसका यूज़ हम इंट्यूबेशन के लिए करते हैं, जिसमें मैकिन्टोश और मिलर ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं। एम्बू बैग का यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर हम मैनुअल वेंटिलेशन के लिए। तो क्योंकि हमें एनेस्थीसिया देना है तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसी वजह से इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन या फिर इंट्यूबेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे। देन उसके बाद में पेशेंट मॉनिटरिंग, तो इसके अंदर हम पेशेंट को मॉनिटर करते हैं। उसके लिए हम पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ करते हैं, जिसमें हम उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स को ट्रैक कर सकते हैं। सेकेंड ECG इलेक्ट्रोड्स एंड लीड्स, जिसके अंदर हम उसकी कार्डियक मॉनिटरिंग कर सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। देन थर्ड नंबर पे ब्लड प्रेशर कफ, जिसमें हम ऑटोमेटिक BP मेजरमेंट करते हैं, जो कि कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता है ड्यूरिंग सर्जरी। देन कैप्नोग्राम, जिसके अंदर हम उसके वेंटिलेशन को मेज़र करते हैं, जिसमें हम उसके एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड को मेज़र करते हैं। फिर उसके बाद में IV एक्सेस,
आईवी एक्सेस के अंदर हम आईवी कैथेटर डालते हैं पेशेंट के अंदर, जो कि हमें एक्सेस देता है इंट्रावीनस एक्सेस का, ताकि हम फ्लूइड देख पाएँ पेशेंट को। फिर आईवी फ्लूइड्स, हम इसके अंदर फ्लूइड्स को प्रिपेयर रखते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, जिसके अंदर नॉर्मल सलाइन और लिंगर लैक्टेट का यूज़ करते हैं पेशेंट के अंदर जो ब्लड लॉस हो रहा है, जो फ्लूइड लॉस हो रहा है, उसको मैनेज करने के लिए। देन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस, हम कुछ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस भी देते हैं पेशेंट को, जैसे कि एंटीबायोटिक्स देते हैं जो कि प्रोफाइलैक्सिस को कम करता है। उसके अलावा सेडेटिव्स देते हैं जैसे कि मिडाजोलम और प्रोपोफॉल, ताकि पेशेंट जो है वो रिलैक्स रहे। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में इसके अलावा और भी मेडिकेशंस देते हैं ताकि पेशेंट जो है वो रिलैक्स रहे या फिर रेडी रहे सर्जरी के लिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्री एनेस्थेटिक इवैल्यूएशन करते हैं, प्री एनेस्थेटिक चेकलिस्ट जो है वो फॉलो करते हैं। अब ये सारी चीज़ें फॉलो होने के बाद में हमारा काम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद में हमारा अब काम है कि हम एनेस्थीसिया दे सकते हैं। तो इसमें टाइमिंग क्या होती है, एडमिनिस्टर आफ्टर ऑल साइन इन चेक्स। तो जो साइन इन फेज के अंदर जितनी भी चेकलिस्ट थी वो सारी कंप्लीट होने के बाद में हम क्या करते हैं, एनेस्थीसिया को एडमिनिस्टर करते हैं। ओके, तो इसके अंदर टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया, कौन से टाइप का एनेस्थीसिया हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अंदर हम जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं जिसमें हम पूरी बॉडी को अनकॉन्शियस करेंगे, जो कि हम मेजर सर्जरीज के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड है रीजनल एनेस्थीसिया, हम स्पेसिफिक रीजन को नम करते हैं इसके अंदर, जो कि हम स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया, जिसमें हम स्मॉल एरिया को नम करते हैं, जो कि माइनर सर्जरीज के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। देन स्टेप्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से हम एनेस्थीसिया को एडमिनिस्टर करते हैं वो देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले प्री एनेस्थीसिया चेक करते हैं। तो अभी जो हमने चेक किया था वो पूरा का पूरा प्री एनेस्थीसिया चेक लिस्ट ही थी। तो वो चेक करने के बाद ही हम क्या करते हैं, एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करते हैं, जिसमें पेशेंट की हिस्ट्री, एलर्जीज और इक्विपमेंट जो भी रेडी रखने हैं वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। देन पेशेंट प्रिपरेशंस, हम क्या करते हैं, उसकी जो भी मॉनिटर और आईवी एक्सेस होता है उसको एस्टेब्लिश करते हैं, जो अभी हम पहले देख चुके हैं उसकी प्रिपेयरनेस में। उसके अलावा इंडक्शन, हम क्या करते हैं, जो भी एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं उसको एडमिनिस्टर करते हैं, और आईवी रूट से भी हम कुछ ड्रग्स देते हैं पेशेंट को इंडक्शन के लिए। देन एयरवे मैनेजमेंट, हम क्या करते हैं, एयरवे का यूज़ करते हैं अगर नीडेड है, जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर हमें इंटुबेशन ट्यूब डालनी पड़ती है, ईटी ट्यूब डालनी पड़ती है, तो वहाँ पे हमें एयरवे की ज़रूरत पड़ेगी। देन मॉनिटरिंग, तो ये सारी चीज़ें देने के बाद में एनेस्थेटिक ड्रग्स जो कि इनहेलेशनल हो सकती है, आईवी हो सकती है, वो देने के बाद में हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस वाइटल मॉनिटरिंग करते हैं और एनेस्थीसिया के लेवल को एडजस्ट करते हैं ताकि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस रहे। तो इस तरीके से हम पेशेंट के अंदर एनेस्थीसिया को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। वाइटल मॉनिटरिंग, जब पेशेंट सेडेट हो जाता है, जब पेशेंट जो है एनेस्थीसिया के अंडर में चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली उसकी वाइटल मॉनिटरिंग करते हैं, जिसके अंदर उसकी हार्ट रेट, ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर को मेज़र करते रहते हैं, ताकि हमें पता रहे पेशेंट जो है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है पेशेंट को, वो सारी चीज़ें। तो प्री एनेस्थीसिया चेकलिस्ट के अंदर जो हमारा साइन इन फेज था उसके अंदर हम क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं ताकि हम पेशेंट को एनेस्थीसिया दे पाएँ। ठीक है, अब हम एनेस्थीसिया दे देते हैं तो उसके बाद में हमारा स्टार्ट होता है कौन सा फेज़, बिफोर द स्किन इंसिजन टाइम आउट फेज, जिसको हम इंट्रा ऑपरेटिव चेकलिस्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे वो देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है टाइम आउट फेज का, तो इसके अंदर हम इंश्योर करते हैं टीम के अलाइनमेंट को, पेशेंट की सेफ्टी को इंसिजन से पहले। तो इसमें भी हम टाइम आउट फेज के अंदर इंसिजन नहीं दे रहे हैं, जैसे हम साइन इन फेज के अंदर एनेस्थीसिया दे नहीं रहे थे, पेशेंट को एनेस्थीसिया के लिए रेडी कर रहे थे, वैसे ही टाइम आउट फेज के अंदर हम इंसिजन नहीं देंगे, पेशेंट को इंसिजन देने के लिए रेडी करेंगे। ओके, अब इसके अंदर देखो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंश्योर करते हैं टीम अलाइनमेंट को, पेशेंट सेफ्टी को इंसिजन से पहले। इसके अंदर हम टीम की ब्रीफिंग करते हैं, जिसके अंदर ऑल जो मेंबर्स होते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने नेम से और अपने रोल से। देन उसके बाद में कंफर्मेशन, पेशेंट का नेम वेरिफिकेशन करते हैं, प्रोसीजर और उसकी जो इंसिजन साइट है जहाँ पे हमें सर्जरी परफॉर्म करनी है वो वेरीफाई करते हैं। देन एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस, हम इंश्योर करते हैं इंसिजन देने से पहले जो है उसको 60 मिनट पहले जो है एंटीबायोटिक दिया जा चुका है कि नहीं दिया जा चुका है, ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस कम हो। तो हम क्या करते हैं, जो भी पेशेंट की सर्जरी के अंदर जाता है तो उसको सर्जरी स्टार्ट करने से 60 मिनट पहले कोई एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ना हो उसके लिए, तो ये भी हमें कंफर्म करना पड़ता है। देन सर्जिकल साइट मार्किंग, हम डबल चेक करते हैं जो भी सर्जिकल साइट है वो सही से मार्क की हुई है, उसको चेक करते हैं। देन हमारे पास में क्रिटिकल डिस्कशन, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है टाइम आउट फेज के अंदर वो क्या होगा, उसके अंदर सर्जन जो है वो हाईलाइट करता है क्रिटिकल स्टेप्स को, प्रोसीजर के, जो भी हम सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं उसके क्रिटिकल स्टेप्स को हाईलाइट करना, ड्यूरेशन को हाईलाइट करना कि कितना टाइम लगने वाला है, और ब्लड लॉस को हाईलाइट करना।
जो वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो पेशेंट स्पेसिफिक कंसर्न होते हैं उसको डिस्कस करते हैं, और जहाँ पे ओटी टेक्नीशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं स्टर्लिटी को, और जो भी इक्विपमेंट उस प्रोसीजर के टाइम पे चाहिए उससे रिलेटेड कोई भी कंसर्न है उसको। देन उसके बाद में इमेजिंग, तो वहाँ पे अगर ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट के लिए कोई भी इमेजिंग का यूज़ करना है, जैसे सीएम मशीन का यूज़ करना है, तो उसको उसको रेडी कर रखना सर्जरी के लिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ क्रिटिकल डिस्कशन करते हैं जब टाइम आउट फेज होता है उस टाइम पे इंसिजन देने से पहले। अब हम बात करते हैं पेशेंट पोजीशनिंग। तो हम इंसिजन देने से पहले और क्या काम करते हैं, पेशेंट की पोजीशनिंग भी करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पर्पस क्या होता है पेशेंट की पोजीशनिंग करना, ताकि पेशेंट जो है वो प्रॉपर अलाइनमेंट के अंदर हो, पेशेंट का जो भी इंसिजन वाली साइट है वो एक्सपोज रहे और कंफर्ट में रहे पेशेंट। देन हमारे पास में ऑपरेटिंग टेबल, हम क्या करते हैं इसको एडजस्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक सर्जरीज के लिए। तो हमारे पास में ये ऑपरेटिंग टेबल है, हम उसको स्पेसिफिक सर्जरीज के लिए अलग अलग तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। देन पोजिशनिंग पैड्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, पोजिशनिंग पैड्स का यूज़ करते हैं जो कि प्रेशर सोर्स को होने से बचाता है पेशेंट के अंदर, ताकि पेशेंट के किसी भी एरिया के ऊपर काफ़ी टाइम लंबे टाइम तक प्रेशर ना पड़ता रहे, उसको बचाने का काम करेगा पोजिशनिंग पैड्स। देन एड्स एंड सपोर्ट, तो जो ऑपरेशन टेबल होता है उसके पास में क्या होते हैं, कुछ एड्स एंड सपोर्ट्स होते हैं जो कि पेशेंट को सही तरीके से अलाइन करने में, उसको कंफर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, आर्म बोर्ड होते हैं। आर्म बोर्ड क्या करते हैं, उसकी आर्म को स्टेबलाइज करते हैं ताकि हम उससे आईवी एक्सेस कर पाते हैं या फिर इमोबिलाइजेशन कर पाते हैं। देन लेग होल्डर्स का यूज़ करते हैं जो कि स्पेसिफिक सर्जरीज जैसे कि गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज के अंदर हम इनका यूज़ करते हैं, जिनको हम एलन स्ट्रिप होल्डर भी बोलते हैं, जिसके ऊपर हम लेग्स को प्लेस कर देते हैं गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज के अंदर। देन थर्ड हेड रेस्ट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हेड एंड नेक से रिलेटेड सर्जरीज होती हैं वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट का हेड और नेक जो है वो स्टेबल रहे, जिसके अंदर मेफिल्ड हेड रेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। देन चेस्ट रोल, चेस्ट रोल का यूज़ हम प्रोन कंडीशन में करते हैं ताकि पेशेंट के थोरेक्स के ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर ना है उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। देन स्पेसिफिक पोजीशनिंग एग्जांपल्स, तो हमारे पास में जो पेशेंट पोजीशनिंग हम करते हैं वहाँ पे ओटी टेबल के अंदर अलग अलग 8 स्पॉट्स भी होते हैं। अब हम उस ओटी टेबल के ऊपर कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशनिंग बना सकते हैं, तो उसके अंदर पहला है सुपाइन पोजीशन, जिसके अंदर आर्म बोर्ड और हील प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। देन प्रोन कंडीशन में हमें चेस्ट रोल, जेल जेल कुशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। लेटरल पोजीशन के अंदर हम एक्सिलरी रोल का यूज़ करेंगे ताकि पेशेंट के ऊपर प्रेशर सोर्स ना बने। लिथोटमी पोजीशन, जिसके अंदर हमें लेग होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी और प्रॉपर नी फ्लेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ स्पेसिफिक पोजीशन है। इसके अलावा ये बहुत सारी पोजीशन यहाँ पे भी दे रखी हैं, जिसके अंदर आपको दिखा रखा है सुपाइन पोजीशन, सीधा लिटाना है, टेंडलबर्ग पोजीशन, रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन, फ्रैक्चर टेबल पोजीशन, लिथोटमी पोजीशन, प्रोम, जैक नाइफ पोजीशन, फाउलर्स पोजीशंस। तो ये कुछ अलग अलग पोजीशंस हैं जो कि स्पेसिफिक सर्जरीज के लिए हम यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से। तो इस तरीके से हम पेशेंट की पोजीशनिंग करते हैं। देन उसके बाद में है सेफ्टी स्ट्रैप, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को सिक्योर करने के लिए एक सेफ्टी स्ट्रैप का यूज़ करते हैं जो कि पेशेंट को सिक्योर करके रखता है कुछ इस तरीके से। ये जो है इसका सेफ्टी स्ट्रैप है जो कि पेशेंट को होल्ड करके रखेगा, उसको गिरने नहीं देगा, जिसको हम वेलक्रो स्ट्रैप भी बोलते हैं। अब वार्मिंग ब्लैंकेट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो सर्दियों के टाइम पे पेशेंट को हाइपोथर्मिया की कंडीशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे वार्मिंग ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं, जिसको वेयर हगर ब्लैंकेट भी बोलते हैं कुछ इस तरीके से। तो हम उसके सर्जिकल साइट को छोड़ करके उसको पूरा कवर कर देते हैं और एक तरीके से हम वार्म एयर डालते हैं इसके अंदर ताकि पेशेंट जो है वो गर्म रहे। ओके, तो इस तरीके से हम पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, पेशेंट की पोजीशनिंग को। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किन प्रिपरेशन। तो सर्जिकल साइट को पोजीशन करने के बाद में हम क्या करते हैं, पेशेंट की उस सर्जिकल साइट को प्रिपेयर करेंगे जहाँ पे हमें इंसिजन देना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या था, हमने एनेस्थीसिया दिया, पेशेंट को रिलैक्स किया। दूसरा हमने क्या किया, पेशेंट की पोजीशन को बनाया। एनेस्थीसिया देने के बाद में हम पेशेंट की पोजीशनिंग करेंगे। तो पेशेंट को पोजीशन करने के बाद में हम क्या करेंगे, स्किन को प्रिपेयर करेंगे। तो स्किन के प्रिपेयर करने का पर्पज़ क्या होता है, हमें उस सर्जिकल साइट को डिसइंफेक्ट करना होता है ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो कम से कम हो जाए। सेकंड, हेयर रिमूवल। तो जस्ट बिफोर प्रिपरेशन हम क्या करते हैं, पेशेंट के जो भी सर्जिकल साइट पे हेयर होते हैं वो सारे के सारे रिमूव कर देते हैं, जिसके लिए हम सर्जिकल क्लिपर्स का यूज़ करेंगे। देन स्टाइल गॉज का यूज़ करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस को अप्लाई करने के लिए। एक एब्जॉर्बिंग गॉज होगा जो कि एक्सेस फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ पे अप्लाई करने में हेल्प करेगा। देन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, कौन कौन से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस का यूज़ करेंगे स्किन को प्रिपेयर करने के लिए, तो उसके अंदर पहला है क्लोरहेक्सिडिन, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है जो कि जनरली यूज़ कर सकते हैं हम इसको।
दूसरा हमारे पास में प्रोविडिन आयोडीन, जिसके अंदर हम जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं जैसे कि फेस और आई, वहाँ पे आइडियल हो सकता है उन एरियाज को डिसइंफेक्ट करने के लिए। देन अल्कोहल बेस्ड प्रिपरेशंस, तो अल्कोहल बेस्ड कुछ केमिकल्स होते हैं उनका भी यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ जो है वो फास्ट एक्टिंग और ये इवेपरेट हो जाते हैं जल्दी से, जिनको हम क्लोराप्रेप भी बोल सकते हैं। तो अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन का भी यूज़ करते हैं उस साइट को डिसइंफेक्ट करने के लिए। देन एप्लीकेशन मेथड, कौन कौन किस तरीके से हम ये जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस है वो पेशेंट के सर्जिकल साइट पे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। तो इसके अंदर पहला है सर्कुलर मोशन। तो आपने देखा होगा कि जब पेशेंट की साइड सर्जिकल साइट को हम प्रिपेयर कर लेते हैं, वहाँ पे हम हेयर को रिमूव कर देते हैं और हमारे पास में जो सॉल्यूशन होता है वो हम रेडी करके रखते हैं, तो किस तरीके से हम उसको अप्लाई करेंगे वो देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हम जो मेथड यूज़ कर सकते हैं वो हमारा पहला है सर्कुलर मेथड। हम सर्कुलर मेथड के अंदर जो है वो बीटाडिन को अप्लाई करेंगे, जिसमें हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं और आउटवर्ड मोशन में रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे उस गॉस पीस को क्या करेंगे, आउटवर्ड मोशन में, सर्कुलर मोशन में आउटवर्ड रखेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारा इन्फेक्शन है सेंटर से आउटवर्ड की तरफ जाए, सेंटर वाला एरिया जो है वो ज़्यादा डिसइंफेक्ट रहे। ओके, देन हमारे पास में है वर्टिकल स्वीपिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं बीटाडिन की। तो इस तरीके से जो हमारे लिम्स होते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करते हैं बीटाडिन का, ताकि उस एरिया को डिसइंफेक्ट कर पाएँ। तो हमारा सर्कुलर मोशन का भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइंस का भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद में स्टेप्स फॉर बीटाडिन लेयरिंग, कितने बीटाडिन की लेयर बनानी होती है उस सर्जिकल साइट को प्रिपेयर करने के लिए। तो हमारे पास में हम 3 लेयर बनाते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन लेयर, हम जो बीटाडिन की लेयर है उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, बीटाडिन स्टाइल बीटाडिन का यूज़ करते हैं, गॉस का यूज़ करते हैं और कुछ टूल्स जैसे स्पंज होल्डर का यूज़ करते हैं। इन सभी को प्रिपेयर रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो इनिशियल क्लीनिंग लेयर, पहली जो लाइनिंग होती है बीटाडिन की, उसके अंदर क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन के अंदर बीटाडिन गॉस को अप्लाई करते हैं सेंटर से आउटवर्ड की तरफ। सेकंड जो लेयर होती है इंटरमीडिएट एंटीसेप्टिक लेयर, उसके अंदर क्या करते हैं, जो पहली लेयर बनने के बाद में हम क्या करते हैं, रीअप्लाई करते हैं बेटाडिन सॉल्यूशन को फिर से, ताकि वो अच्छे से कवर कर पाए उस पूरे एरिया को वापस से। देन फाइनल जो लेयर होती है वो ड्राइंग लेयर होती है, उसमें हम क्या करते हैं, हम फिर से एक बार अप्लाई करते हैं और फिर उसको ड्राई होने देते हैं। तो इस तरीके से हम बेटाडिन की लेयर बनाते हैं जिस सर्जिकल साइट को हमें प्रिपेयर करना है। तो इस तरीके से हम पूरी स्किन प्रिपरेशन करते हैं पेशेंट के अंदर। अब हम बात करते हैं ड्रैपिंग के बारे में। जब हमारी सर्जिकल साइट प्रिपेयर हो जाती है, जब हम बीटाडिन लगा देते हैं उसके ऊपर, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसके ऊपर ड्रैपिंग करना, ठीक है। तो ड्रैपिंग का पर्पस क्या होता है, एक स्टाइल फील्ड को क्रिएट करना और हमारी सर्जिकल साइट को आइसोलेट करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट के ऊपर पूरा कवर कर देते हैं और सिर्फ सर्जिकल साइट है उसको एक्सपोज करके रखते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे एब्डोमेन के ऊपर ऑपरेट है, तो हमने क्या किया, पूरे पेशेंट को कवर कर दिया, बट इस साइड को हमने ओपन रखा है। अगर पेरिनियल एरिया के ऊपर ऑपरेशन है तो हमने क्या किया, पूरा पेशेंट को कवर कर दिया, बट ये पेरिनियल एरिया जो है वो ओपन रखा। तो ये क्या कर रहा है, पेशेंट के ऊपर एक स्टाइल फील्ड क्रिएट कर रहा है और हमें सर्जिकल साइट को आइसोलेट करके भी रख रहा है। तो ये हमारा पर्पज़ होता है ड्रैपिंग का। टाइप्स ऑफ ड्रैप, कौन कौन से टाइप के ड्रैप होते हैं, उसके अंदर पहला है डिस्पोजेबल ड्रैप। इनका ये यूज़ जो होता है वो सिंगल टाइम कर सकते हैं। ये प्री स्टरलाइज्ड होते हैं और कन्वीनियंट होते हैं, इनको हम वापस से स्टरलाइज्ड नहीं कर सकते हैं, वापस से यूज़ नहीं कर सकते, सिंगल टाइम यूज़ होता है इनका। दूसरा है नॉन डिस्पोजेबल ड्रेप, ये कपड़ों के बने होते हैं, तो इनका हम रीयूज़ कर सकते हैं और ये स्टरलाइजेबल होते हैं, इनको हम वापस से ऑटोक्लेव करवा सकते हैं। सेकंड है, थर्ड है इसके अंदर स्पेशलाइज्ड ड्रैप। और कौन कौन से अलग अलग टाइप के ड्रैप हो सकते हैं उसके बारे में, पहला स्प्लिट ड्रैप, जो कि हम लिम्स के ऊपर डालने का काम करते हैं। ये जो ड्रैप होते हैं जिनको हम हाथों और पैरों पे डालते हैं उनको हम स्प्लिट ड्रैप्स बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास में दूसरा है इंसाइज ड्रैप। इंसाइज ड्रैप के अंदर इस एक ऐसा ड्रैप होता है जो कि क्या करता है, पेशेंट को पूरा कवर कर लेता है बट उसके सर्जिकल साइट को ओपन रखता है, जैसे कि ये वाला। यहाँ पे इसको, इस ड्रैप ने क्या किया हुआ है, पेशेंट को पूरा कवर कर रखा है बट इस साइड को छोड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसाइज ड्रैप बोलेंगे। थर्ड नंबर पे एडेसिव ड्रैप्स, हम कुछ एडेसिव ड्रैप्स का भी यूज़ करते हैं जिसमें जो ड्रैप होता है वो स्किन के साथ में चिपक जाता है और वहाँ पे बैक्टीरियल माइग्रेशंस को रिड्यूस करता है, जिसके अंदर आयोबेन एंटी माइक्रोबियल ट्रैप का यूज़ करते हैं। ये जो आपको येलो कलर की शीट दिख रही है, ये क्या है, एडेसिव ड्रैप्स है, इसको हम आयोबेन भी बोलते हैं। और इसमें येलोइश कलर जो है वो किस वजह से आ रखा है, बीटाडिन की वजह से आ रखा है, क्योंकि इस शीट के साथ में बीटाडिन एडेड है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे बैक्टीरियल माइग्रेशंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा स्टेरिलिटी की ज़रूरत पड़ती है जिन ऑपरेशंस के अंदर, जैसे कि
ब्रेन से रिलेटेड सर्जरीज हो गई, स्पाइनल कोड से रिलेटेड सर्जरीज होगी, या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरीज होगी, जहाँ पे स्टेरिलिटी हमें बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाती है, वहाँ पे हम आयोबैन का यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप के ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन को कम करने के लिए। देन हमारे पास में एडिशनल टूल, कौन कौन से एडिशनल टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके अंदर हम टॉवल क्लिप्स का यूज़ कर सकते हैं उन ड्रैप्स को सिक्योर करने के लिए, जैसे कि बैक हॉस्ट क्लिप्स का यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे एप्लीकेशन मेथड, किस तरीके से हम इनको अप्लाई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेयरिंग करते हैं। इसके अंदर हम प्लेस करते हैं ड्रैप्स को सीक्वेंस में, स्टार्ट करते हैं हम इसको सर्जिकल साइट के पास से। देन उसके बाद में एंटीसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करते हैं, हैंडल ड्रैप ओनली बाय स्टाइल एजेस। हम जो स्टाइल ड्रैप होता है उसको हम स्टाइल एजेस से ही हैंडल करते हैं। सेकंड, सिक्योर प्लेसमेंट, हम क्या करते हैं उनको जब जब भी हम उनकी प्लेसमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्लिप्स का यूज़ करते हैं उनको वहाँ पे फिक्स रखने के लिए, ताकि उनकी मूवमेंट ना हो। जैसे ही हम ड्रैप को डालेंगे वहाँ पे हम क्लिप्स का यूज़ करेंगे उसको वहाँ पे फिक्स करने के लिए। देन उसके बाद में अवॉइड कंटेमिनेशन, हम क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं जो भी ड्रैप हमने डाला हुआ है उसको वापस से बार बार टच ना करें, ताकि वहाँ पे जो इन्फेक्शन है उसके चांसेस ना बढ़ जाएं। ठीक है, तो जो भी हम एक बार ड्रैप डाल देते हैं उसको बार बार टच नहीं करना होता है हमें, और वो नॉन स्टाइल एरिया से दूर होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी नॉन स्टाइल इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए जो कि उससे टच हो रहा हो। ओके, तो इस तरीके से हम ड्रैपिंग करते हैं पेशेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो हमारे पास में एनेस्थीसिया देने के बाद में पेशेंट को हमने पोजीशन किया, पेशेंट के स्किन को प्रिपेयर किया, पेशेंट के ऊपर ड्रैपिंग की। अब हम क्या करते हैं, पेशेंट के ऊपर इन सर्जरी परफॉर्म करेंगे, और ड्यूरिंग सर्जरी हम क्या करते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट को सेटअप करते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है, जो भी साइन चेक होते हैं, जो भी चेकलिस्ट होती है हमारी, टाइम आउट चेकलिस्ट होती है, उसको हम पूरा करने के बाद में क्या करते हैं, स्किन के ऊपर इंसिजन देते हैं। और इसके अंदर पहला क्या करते हैं, मेक इंसिजन, जिसके लिए हम क्या करते हैं, स्कैल्पल ब्लेड का यूज़ करते हैं, जिसमें 3 नंबर और 4 नंबर हो सकते हैं। 3 नंबर जो ब्लेड होता है उसके अंदर 10, 11, 12 और 15 नंबर के ब्लेड्स लग सकते हैं, और जो 4 नंबर का स्कैल्पल ब्लेड होता है उसके अंदर हम ये वाले सर्जिकल ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं, 20, 21, 22 और 23। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग ब्लेड्स का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद में इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट, जिसका यूज़ हम इंसिजन देने के लिए, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए और टिश्यूज़ को कट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन सक्शन डिवाइस के अंदर हम क्या करेंगे, योंकर सक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि सर्जिकल साइट से एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करने का काम करेगा। दूसरा, हम सेंट्रल सक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हॉस्पिटल्स के थ्रू प्रोवाइड होती है, कॉन्टिन्यूस सक्शन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोसीजर, कौन कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है हमें उस प्रोसीजर के टाइम पे। तो उसके अंदर पहला है लाइट्स हैंडल। तो हम इसमें क्या करते हैं, स्टाइल कंट्रोल का यूज़ करते हैं, जो कि जो ओवरहेड लाइट होती है, सर्जिकल लाइट होती है, उसको सेट करने के लिए सर्जिकल साइट के ऊपर। देन इंस्ट्रूमेंट ट्रे, जो कि स्पेसिफिक होती है स्पेसिफिक प्रोसीजर के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्जिकल प्रोसीजर के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट ट्रे होती है, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली होती है, जिसके अंदर जो मेन कॉमन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके अंदर क्लैंप और फोर्सेप्स होंगे, आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको हीमोस्टैट क्लैंप, जिसको हम आर्टरी क्लैंप्स बोल सकते हैं, टिश्यू फोर्सेप्स, जिसके अंदर टूथ और नॉन टूथ फोर्सेप्स हो सकते हैं। सेकंड, 4 नंबर पे रिट्रैक्टर्स, जिसके अंदर हमारे पास में हैंड हेल्ड रिट्रैक्टर बोल सकते हैं, जिसको आर्मी नेवी रिट्रैक्टर, जिसको हमें हाथों से मैनेज करना पड़ता है। दूसरे होते हैं सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, जिनको एक बार फिक्स कर देते हैं तो वो रिट्रैक्ट करके रखते हैं उस साइट को, जिसमें वेटलेनर रिट्रैक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा नीडल होल्डर्स, जो कि हम सूचरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे मायो हैगर नीडल होल्डर का यूज़ कर सकते हैं सूचरिंग के लिए। उसके बाद में सूचरिंग मटेरियल, जो कि प्री ऑर्गेनाइज्ड ऑप्शंस हो सकते हैं, एब्जॉर्बल और नॉन एब्जॉर्बल सूचर्स, जिनका हम यूज़ करेंगे सूचरिंग के लिए। तो ड्यूरिंग प्रोसीजर हम क्या करते हैं, स्कैल इंसिजन लगाते हैं, वहाँ पे सक्शन डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना होता है उस सर्जरी को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें हमें लाइट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली की ज़रूरत पड़ती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे नीडल होल्डर और सूचर मटेरियल उस सर्जरी को क्लोज करने के लिए। इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी ड्यूरिंग सर्जरी। और ये सारी चीज़ें कब हो रही है, टाइम आउट जो फेज़ था उसी के अंदर। बट वो टाइम आउट फेज़ जो है वो एक चेकलिस्ट है, उसको चेक करने के बाद में हम वो प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। ओके, अब हमारे पास में स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, तो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो स्पेसिफिक सर्जरी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर एंडोस्कोपिक सिस्टम। तो अगर कोई भी एंडोस्कोपिक सर्जरीज हैं या फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज है, उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कैमरा सिस्टम, जो कि हमें उस जो इंटरनल ऑर्गन्स जो है उसकी हमें हाई इमेज प्रोवाइड कर पाए, उसकी जो इंटरनल व्यू है वो प्रोवाइड कर पाए। देन लाइट सोर्स, जिसके अंदर हम एलईडी जिनोन लाइट का यूज़ करते हैं, ताकि हमें इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से विजुलाइज कर पाएँ। सिर्फ कैमरे से हम इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देख पाएंगे, वहाँ पे लाइट भी होनी चाहिए। दूसरा है इनसफ्लेटर, वहाँ पे हमें गैस को भी फिल करना पड़ेगा ताकि एरिया जो है वो बड़ा हो जाए, और वहाँ पे हम वहाँ पे देख पाएँ, जिसमें हम CO2 को
डिलीवर करते हैं उस कैविटी को फिल करने के लिए। जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में हम CO2 का यूज़ करते हैं। हम CO2 का ही यूज़ क्यों करते हैं? CO2 जो होती है वो एक फ्रीजिंग इफेक्ट देती है। दूसरा, ये जो है वहाँ पे कोटरी जो है उसको मैनेज करती है। जब हम कोटरी करते हैं तो उसकी जो हीट होती है उसको कम करती है, वहाँ पे आग लगने से बचाती है। तो इस वजह से हम CO2 का यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद में ट्रोकार सेट, हम क्या करते हैं, ट्रोकार का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इंस्ट्रूमेंट को एंटर करवा पाएँ उस कैविटी के अंदर। अब हम बात करते हैं एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। कौन कौन से एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग इक्विपमेंट हमें चाहिए होते हैं उस सर्जरी को मॉनिटर करने के लिए? तो इसके अंदर पहला एनेस्थीसिया मशीन, जो कि जिसके अंदर वेंटिलेटर्स होंगे, जो कि क्या करता है, स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा, एयर या फिर एनेस्थेटिक गैसेस को डिलीवर करेगा। दूसरा, गैस एनालाइजर, ये मॉनिटर करता है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को, CO2 को और एनेस्थेटिक गैसेस के लेवल को। फिर हमारे पास में वाइटल साइन मॉनिटरिंग करते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर हम, जिसके अंदर हम ECG मॉनिटर करते हैं, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर जिसकी वजह से हम पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेजर करते हैं। देन कैप्नोग्राम, जिसकी वजह से हम पेशेंट के एक्सहेल्ड CO2 को एक्सेस कर पाते हैं या फिर उसके वेंटिलेशन को चेक कर पाते हैं। देन नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, जिसके अंदर हम रेगुलरली या फिर कंटिन्यूसली पेशेंट के ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर कर पाते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम डिफिब्रिलेटर को रेडी करके रखते हैं, अगर कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन आती है तो उसको मैनेज करने के लिए। इमरजेंसी ड्रग्स को भी हम रेडी रखते हैं कुछ क्रिटिकल कंडीशंस को मैनेज करने के लिए, जैसे कि एपिनेफ्रिन और एट्रोपिन। तो ये हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का, हम एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग इक्विपमेंट और रिस्क को मैनेज करने के लिए कुछ इन सब चीज़ों को मैनेज करके रखेंगे ड्यूरिंग सर्जरी, उस ऑपरेशन को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बिफोर लिविंग द ऑपरेटिंग रूम, या इसको हम साइन आउट फेज भी बोलते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव चेकलिस्ट भी बोलते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर छोड़ने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं वो समझ लेते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है? हम इसमें कंफर्म करते हैं प्रोसीजर के कंप्लीशन को और पेशेंट की सेफ्टी को, ताकि वो पेशेंट जो है वो ट्रांसफ़र के लिए रेडी है कि नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सर्जिकल साइट को क्लोज करते हैं। सर्जिकल साइन आउट फेज के अंदर हम इसमें सूचर या फिर स्किन स्टेपलर का यूज़ कर सकते हैं उस इंसिजन को क्लोज करने के लिए। वुंड ड्रेसिंग करते हैं जो कि सर्जिकल साइट को प्रोटेक्ट करके रखेगा, इसमें हम एंटी माइक्रोबियल गॉज का यूज़ कर सकते हैं। सर्जिकल ड्रेन अगर ज़रूरत है तो वो जो सर्जिकल ड्रेन होगी वो फ्लूइड और ब्लड को रिमूव करने में हेल्प करेगा। स्पेसिमेन हैंडलिंग, अगर ड्यूरिंग सर्जरी हमने पेशेंट का कोई भी ऑर्गन या फिर कोई भी टिश्यू कट किए हैं तो उस स्पेसिमेन की हैंडलिंग कैसे करेंगे, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उस स्पेसिमेन को लेबल करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं जो भी हमने स्पेसिमेन निकाला है सही तरीके से। वेरीफाई करते हैं लेबलिंग को फिर से, और पूरी सर्जिकल टीम के साथ में उसको हम क्या करते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देन उसके बाद में फाइनल इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल काउंट, जो भी हमने सर्जरी के टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट्स का या फिर जिन मटेरियल्स का यूज़ किया था उनको हम एक बार काउंट करते हैं। जैसे कि हम जो भी टूल्स, जो भी इक्विपमेंट हमने यूज़ किए थे उनके फाइनल काउंट को चेक करते हैं कि जितने हमने यूज़ किए थे वो वापस से हमारे पास में हैं। स्पंजेस जितने भी हमने यूज़ किए थे वो वापस से हमारे पास में हैं, या फिर जो शार्प निडल्स हैं जितनी भी हमने यूज़ की थी वो प्रॉपर हमारे पास में काउंटिंग में है, ताकि हमें पता रहे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इक्विपमेंट जो है वो मिसिंग ना हो, जो कि पेशेंट के अंदर जा सकता है। ओके, तो इन सब चीज़ों को हम एक बार चेक करते हैं। डबल चेक करते हैं सर्कुलेटिंग नर्स, जो सर्कुलेटिंग नर्स होती है जो आपको ये सारी चीज़ें ओपन करके देती है, हम उसके साथ भी एक बार वेरीफाई करते हैं, डबल चेक करते हैं एक्यूरेसी के लिए कि उसने उसी नंबर के अंदर आपको वो सारी चीज़ें दी थी जिस नंबर में आप उसको काउंटिंग बता रहे हो। ओके, देन उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस। तो पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं पेन मैनेजमेंट को और प्लान करते हैं उसके मेडिकेशन को ऑपरेशन के बाद में। इसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट होती है इमेजिंग के लिए उसको नोट करते हैं, और एडिशनल प्रोसीजर की अगर ज़रूरत पड़ती है वो भी हम इसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हम ऑपरेशन थिएटर को लीव करने से पहले ये सारी चीज़ें करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र टू रिकवरी। तो रिकवरी के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव, किस तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है पेशेंट को रिकवरी रूम में ट्रांसफ़र करने का। इसमें हम क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं स्मूथ और सेफ ट्रांजिशन टू द रिकवरी रूम। इसमें हम जो ट्रांसफ़र होता है वो यूँ ही नहीं कर देते हैं, हम इसमें ध्यान रखते हैं कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो बहुत स्मूथ और सेफ़ होना चाहिए, तभी हम उसको रिकवरी रूम में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं। पहला, मॉनिटरिंग ड्यूरिंग ट्रांसफ़र, हम मॉनिटरिंग भी करते हैं जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं पेशेंट को। तो इसके अंदर हम इंश्योर करते हैं कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन की। दूसरा, मेंटेन करते हैं और उसके एयरवे को, और हम
ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं अगर नीडेड होता है। कुछ क्रिटिकल केसेस होते हैं जिसमें पेशेंट को कंटिन्यूस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन के बाद में भी, तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन सपोर्ट को भी ऐड करना पड़ता है जब हम पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। सेकंड नंबर पर वुंड एंड ड्रेन। तो अगर पेशेंट को वुंड एंड ड्रेन है तो वहाँ पे हम इंस्पेक्ट करते हैं एक्टिव ब्लीडिंग ना हो रही हो और वहाँ पे कोई भी एबनॉर्मल ड्रेनेज ना हो रही हो। सिक्योर करते हैं सभी जो ड्रेन्स हमने लगाई हैं उसको सही तरीके से, और वो सही तरीके से फंक्शनिंग कंडीशन में होनी चाहिए। देन पेशेंट ट्रांसफ़र। इसके बाद में हम क्या करते हैं, पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, यूज़ ए सिक्योर स्ट्रेचर विद स्ट्रैप। हम एक स्ट्रेचर का यूज़ करते हैं जिसके साथ में एक स्ट्रैप होनी चाहिए पेशेंट के ट्रांसपोर्ट के लिए। स्ट्रैप उस पेशेंट की सेफ्टी के लिए होता है जो उसको फिक्स करके रखता है। देन हैंड ओवर डॉक्यूमेंटेशन टू द रिकवरी रूम। हम हैंड ओवर करते हैं जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है रिकवरी रूम के साथ में। देन हैंड ऑफ कम्युनिकेशन। हम क्या करते हैं, जो भी पेशेंट है उसका हैंड ऑफ देते हैं उस पेशेंट रिकवरी रूम के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कंसाइज समरी जो है पेशेंट की जो भी सर्जरी के अंदर हुआ है वो सारी उसको बताते हैं। कौन सा एनेस्थीसिया दिया हुआ है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं उस रिकवरी रूम के अंदर। और इसके अलावा हम शेयर करते हैं क्रिटिकल पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस। जो भी पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो डॉक्टर देते हैं वो उसके साथ में शेयर करना। जो पेंडिंग केयर नीड्स होती हैं, जिस केयर की ज़रूरत पड़ती है उस पेशेंट को, वो सारी की सारी उसको समझाना, एक्सप्लेन करना। देन डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी की डिटेल्स होती हैं सर्जरीज की वो रिकॉर्ड करना, मेडिकेशंस कौन कौन सी दी हैं वो रिकॉर्ड करना, और जो रिकवरी नोट्स होते हैं वो भी डॉक्यूमेंट करना। देन हम कंफर्म करते हैं पेशेंट के एक्यूरेट ट्रांसफ़र को रिकवरी रूम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें भी हम डॉक्यूमेंट करते हैं ट्रांसफ़र टू रिकवरी के अंदर। तो इस तरीके से हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे और इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। देन हम बात करते हैं एडिशनल कंसिडरेशंस। तो कुछ एडिशनल कंसिडरेशंस भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए, जैसे कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रैश कार्ड को रेडी रखते हैं ताकि हमें सभी मेडिकेशंस जो हैं वो एसेसिबल हों। कीप डिफिब्रिलेटर एंड इमरजेंसी ड्रग्स रेडी। जो भी डिफिब्रिलेटर या फिर इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं वो हम रेडी रखें। इसके अलावा हाइपोथर्मिया प्रिवेंशन। हम हाइपोथर्मिया को भी प्रिवेंट करते हैं जिसके लिए हम वार्मिंग ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं, जैसे बेयर हगर जो वार्मिंग डिवाइस होता है उसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्टर करते हैं वार्म फ्लूइड को, जो कि हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। देन इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर के लिए हम क्या करते हैं, डबल ग्लव टेक्निक का यूज़ करते हैं जो कि इन्फेक्शन के चांसेस को कम कर देता है। तो कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर सिंगल ग्लव्स वेयर करके ही ऑपरेट किए जाते हैं, बट वो ग्लव्स जो वो कभी भी फट सकता है या फिर पोर्स हो सकते हैं उसके अंदर, जो कि क्या करेगा, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें डबल ग्लव्स जो वेयरिंग टेक्निक होती है उसका यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो। देन उसके बाद में है डिस्पोज ऑफ कंटेमिनेटेड वेस्ट। हम क्या करते हैं, जो भी वेस्ट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं एज पर बायोहजार्ड प्रोटोकॉल्स। देन स्पेशल नीड्स एंड एडेप्टेशंस। कुछ स्पेशल नीड्स और कुछ एडेप्टेशंस के बारे में हम क्या करते हैं, इसमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं स्पेशल केसेस के लिए, जैसे कि ब्रेट्रिक के लिए हम अलग टाइप के इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे, पेडियाट्रिक पेशेंट के लिए अलग टाइप के इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद में है प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट फॉर पेशेंट विद डिसेबिलिटीज़। हम इसमें कुछ एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि पेशेंट होते हैं जो जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ होती है उनके लिए। तो इस तरीके से हम कुछ एडिशनल सेटिंग्स को भी यूज़ कर सकते हैं पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए, पेशेंट के सर्जिकल जो प्रोसीजर है उसको और ज़्यादा कंफर्टेबल करने के लिए और ज़्यादा सेफ करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जिसके अंदर हमने WHO सर्जिकल सेफ्टी लिस्ट को डिटेल में देखा, जिसके अंदर साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट फेज को भी हमने डिटेल में समझा। इसके अंदर आप ये भी समझ सकते हो कि एक पेशेंट के एनेस्थीसिया रूम में ऑपरेटिंग रूम में एंटर करने से लेकर के पेशेंट के साथ में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं पेशेंट को ऑपरेशन रूम से बाहर ट्रांसफ़र करने तक। तो वहाँ से लेकर के ऑपरेशन रूम में जो भी हो रहा है हमने वो सारी चीज़ें सीक्वेंस में डिस्कस की हैं। तो आप इसको ईजिली समझ सकते हो कि ऑपरेशन थिएटर में होता क्या है पेशेंट को एनेस्थीसिया देने से लेकर के पेशेंट की सर्जरी होने तक। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। थैंक यू।